कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा। सो ये दोनों मैं जीरो लेती हूँ तो मेरा क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू जीरो। डेल यू मेरा जीरो है तो इसको मैं ऊपर इक्वेशन में लिखती हूँ, तो डेल यू मेरा जीरो है, सो ये टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी जीरो। सो व्हाट यू विल गेट, Cp is equal to, मैं एक बार पीछे करना और लास्ट वाला। सो क्या किया मैंने यहाँ तक, ठीक है, Cp Cv, राइट, इधर तक ठीक है। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस डेल यू बाई डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू T, प्लस ये जो ऊपर का इक्वेशन है एज इट इज लिखा, और ये जो हमने इक्वेशन 6 में डिराइव किया, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू Cv। फिर मैं ऐसी कोई कंडीशन ले रही हूँ कि नो हीट ट्रांसफर। अब अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो मेरा डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो फर्स्ट लॉ में फिर अगर हीट कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्क डन भी जीरो, सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं हो तो मेरा डेल क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों जीरो हो जाएंगे। सो क्या होगा, ये दोनों आपका इनिशियल इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी जीरो है, सो आपका डेल यू भी जीरो हो जाएगा। अब अगर मैंने डेल यू जीरो ले लिया तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, राइट। सो क्या बचेगा मेरा, सिर्फ P dV बाई डी टी। सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस dV बाई डी टी। So Cp is equal to Cv plus P dV by dt. So ये equation number 7. Now according to your ideal gas equation for ideal gas equation, you know that PV is equal to RT. अब अगर मैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बोलो, वन। यस। सो नाउ योर पीवी डीवी बाई डी इज इक्वल टू क्या है, आर। ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन 7 में रख दूं, मेरा पी डीवी बाई डी क्या है, आर, राइट। सो आई कैन राइट एज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन से अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर से कोई प्रोसेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा सारे कांस्टेंट क्वांटिटी आर के बराबर मिलेगी। तो ये जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं मेयर फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है कि Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है। आपको ऐसा एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि Cp माइनस Cv क्या होता है, फिर कुछ R की वैल्यू दी होगी कि 8.3 या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि Cp माइनस Cv एक कांस्टेंट R के बराबर होता है, राइट। सो ये समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, चलो। ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। ओके, सो हीट इंजन किसे बोलते हैं? सो एनी प्रैक्टिकल मशीन विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। कोई भी ऐसी कोई मशीन है जिसको आप हीट या कुछ प्रोवाइड करते हो तो उससे आपको वो कुछ मैकेनिकल वर्क करके, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ये पंखा चलाते हैं तो उसके लिए क्या हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो पावर सप्लाई हमने स्विच ऑन किया तो उसकी वजह से पंखा घूमने लगा, तो उससे हमने तो फिर पंखे ने कुछ हमें मैकेनिकल वर्क करके किया। तो ऐसे ही हीट इंजन ऐसा कुछ है कि उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो आपको कुछ मैकेनिकल वर्क करके देगा। सो इन हीट इंजन उसका ऑपरेशन वो वर्क कैसे करता है हीट इंजन। सो आपका हीट इंजन क्या करेगा, पहले कोई सोर्स होगा, जैसे कि मैंने अभी पंखे का एग्जांपल दिया तो आपका वो सोर्स क्या है, पावर सप्लाई।
सो हीट इंजन किसी सोर्स से एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब करेगा यानी गेन करेगा एनर्जी, फिर वो कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा, मैकेनिकल वर्क, उसके बाद फिर वो कहीं पे एनर्जी रिलीज करेगा। तो जहाँ पे वो एनर्जी रिलीज करेगा उसको बोलते हैं सिंक। तो पहले वो एनर्जी गेन करेगा, फिर आपको कुछ मैकेनिकल वर्क करके देगा और उसके बाद वो एनर्जी करेगा। प्लीज म्यूट yourself. Okay. So ये हेलो 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 यस मैम। ओके सो प्लीज आप म्यूट कर दो अपने आप को। ओके सो ओके सो ये मैकेनिकल वर्क कैसे होगा? सो मैकेनिकल वर्क करने के लिए कुछ वर्किंग सब्सटेंस चाहिए होगा उसके अंदर, कि कोई आप ऐसा कोई वर्किंग सब्सटेंट होगा, तो वो वर्किंग सब्सटेंस एनर्जी गेन करेगा, फिर आपको वर्क करके देगा और फिर वो बाकी की जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा। सो अगर आपका हीट इंजन कोई स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है वाटर वेपर। अब अगर आपका गैस इंजन है तो गैस इंजन में वर्किंग सब्सटेंस होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो ये जो पूरा स्टीम इंजन की पूरी वर्किंग साइकिल है, सो इन अ कंप्लीट वर्किंग साइकिल द सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एंड कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। सो पहले वो एनर्जी, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एनर्जी गेन करेगा, फिर कुछ वर्क करेगा, फिर फाइनल स्टेज में वो एनर्जी रिलीज करेगा, फिर एनर्जी रिलीज करने के बाद फिर वो वापस से इधर जाएगा, एनर्जी गेन करेगा, वर्क करेगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती ही रहेगी। तो उसकी वजह से ये जो इंजन इस तरह से वर्क करता है उसको बोलते हैं हीट इंजन। अभी हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? So let us see the how we can define the efficiency of heat energy. कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट करता है? Yes, right. So efficiency is given as the ratio of amount of heat, पहले उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की और वो एब्जॉर्ब हीट में से वो कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट करता है। सो ये जो जितनी हीट एब्जॉर्ब की, सपोज उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की 100 जूल जितनी हीट एब्जॉर्ब की, और फिर इनिशियली उसकी हीट है Q1 और फिर फाइनल हीट रिलीज करने के बाद उसके पास Q2 बचता है 20 और इनिशियली वो 100 है, तो उसका वर्क में कितनी हीट यूज हुई, राइट? सो इनिशियली उसकी हीट Q1 थी, फिर फाइनल उसकी Q2, तो ये Q1 माइनस Q2 जितनी हीट उसकी वर्क में कन्वर्ट हुई। सो एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द मशीन। सो Q1 हीट है वो एब्जॉर्ब हीट है, Q2 हीट है जो वो फाइनल हीट कितनी बचती है, और Q1 माइनस Q2 इज योर वर्क डन। सो अभी आप देख सकते हो कि ये ऑलवेज Q1 माइनस Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1, राइट? हीट एब्जॉर्ब हुआ तो और उसमें से ये कुछ माइनस करो तो जितनी हीट वर्क डन होगा वो ऑलवेज अमाउंट ऑफ हीट Q1 से कम ही होगा। इसका मतलब कि वो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका कंप्लीट ही आपको वर्क डन नहीं, अगर जितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी Q1 और उसने वर्क भी Q1 और Q2 सेम है, आपका जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतना ही टोटली अगर वो वर्क में कंप्लीट
कन्वर्ट कर देगा तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100। 100%। बट यहाँ पे क्या है, Q1 माइनस Q2 ऑलवेज लेस देन Q1, सो आपकी एफिशिएंसी कभी भी 1 यानी कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो ये जो प्रैक्टिकल मशीन है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि वो हीट कुछ गेन करेगा, वर्क करेगा और बाकी की हीट वो रिलीज करेगा। सो इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन नेवर बी 100%। सो हीट इंजन बहुत सारे टाइप के आपके, कुछ क्या, ईटा, ईटा, यस, एफिशिएंसी ईटा। ओके, सो अभी बहुत सारे हीट इंजन ऐसे कि बहुत सारे हीट इंजन हो सकते हैं कि रेंकल हीट इंजन है, ऐसे कुछ अलग अलग हीट इंजन है जिसमें अलग अलग वर्किंग प्रोसेस होती है। सो आपके जो आप अभी पढ़ने वाले हो आपके सिलेबस में एक ही हीट इंजन है, वो है कार्नोट इंजन। सो हम देखते हैं कि कार्नोट इंजन में कैसे वर्क होता है। सो कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने कुछ 1824 में ऐसा एक थियोरेटिकल मशीन डिफाइन किया कि उसने ऐसे कुछ अजम्पशन लिए कि हम ऐसा कोई मशीन अगर बना सके कि जिसकी एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिले। तो फिर उसने पहले थियरी डेवलप की कि हम मशीन में क्या क्या चेंज करें, कैसे उसे डेवलप करें कि जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए। तो उसने डिफाइन किया कि पहले एक ऐसे सिलेंडर, एक ये सिलेंडर विच रिप्रेजेंटेड योर हीट इंजन, तो उसने ऐसे एक लिया कि ये मेरा एक कोई सिलेंडर है। फॉर एग्जाम्पल वो थियरी डिराइव करने के लिए उसने ऐसे एक लिया, उसके यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता उसकी वॉल से। फिर उस इधर हीट इंजन में कुछ ये मूवेबल पिस्टन है और यहाँ पे कुछ वर्किंग सब्सटेंस है कि जो भी उसने ले लिया है कि कोई वाटर वेपर ले लिया या तो फिर कुछ मिक्सचर ऑफ गैस ले लिया, तो ऐसे एक वर्किंग सब्सटेंस ले लिया। फिर उसने एक लिया कि एक मेरे पास एक सोर्स है, तो सोर्स की ये तीनों जो वॉल है वो इंसुलेटेड होगी, सिर्फ ये अपर वॉल है उसकी वो कंडक्टिंग होगी। सोर्स ले लिया, फिर उसने बीच में एक एज अ वर्किंग सब्सटेंस एक इंसुलेटर ले लिया, एक स्टैंड ले लिया, ये स्टैंड पूरी तरह से इंसुलेटेड है। और फिर एक जहाँ पे हीट रिलीज होगा एक्स्ट्रा, तो ये होगा अपर सरफेस विल बी कंडक्टिंग, और ये जो बाकी के तीनों है वो तीनों तरफ से वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। तो फिर उसने कैसे असम्पशन दिया कि मेरा जो हीट इंजन है वो जहाँ से एनर्जी गेन करता है वो सोर्स की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब उसकी वो सोर्स मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसने अज्यूम किया कि मैं अगर ऐसा लूँ, ऐसा उसने पहले अज्यूम किया कि मेरा सोर्स ऐसा हो कि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो, मतलब कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे सके विथ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर T1। कि मैं एक ऐसा सोर्स लूँ कि उसका वो ऑलवेज जब तक प्रोसेस चलती रही तब तक वो टेम्परेचर T1 मेंटेन करे, बट वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट मेरे इंजन को देता रहे। तो एक ऐसा उसने एजम्पशन दिया। और फिर उसने एक सिंक के लिए ऐसा एजम्पशन दिया कि मेरा सिंक है वो ऐसा हो कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट Q2 गेन करे, वो अब जितनी भी हीट वो रिलीज करे वो सारी हीट गेन करे विथ मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर T2। तो ये दो उसने assumption ले ली कि मेरा सोर्स ऐसा हो कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता रहे और मेरा सिंक ऐसा हो कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहे। सो ये दोनों अपना अपना टेम्परेचर T1 और T2 कांस्टेंट मेंटेन करता रहे। बट ये एक आइडियल, उसने एक आइडियल सिचुएशन ली कि जो मेरा सोर्स और सिंक ऐसा अगर मैं डिराइव कर सकूँ, ऐसा कुछ डेवलप कर सकूँ, तो मेरा इंजन मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। बट हम जानते हैं कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल यूज में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन कर ले और आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट भी दे सके। तो ये उसके अजम्पशन उसने ली। तो ये आपको याद रखना है कि मेरा अगर कार्नोट इंजन डिराइव करें तो आपका सोर्स और सिंक की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। फिर उसने लिया कि अभी मेरा
कार्नोट साइकिल कैसे वर्क कैसे करता है। तो उसने क्या लिया पहले कि चलो मेरा ये सिलेंडर है, तो इनिशियली पिस्टन है। सो इनिशियली उसने क्या किया कि फर्स्ट इनिशियल स्टेट उसने ये सिलेंडर को पहले सोर्स पे रखा एनर्जी गेन करने के लिए। तो मेरा ये यहाँ पे तो मेरा वर्किंग सब्सटेंस है कुछ गैस या फिर वाटर वेक्टर, और सोर्स की कैपेसिटी कैसी है कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। सो ये जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस है हीट एंजिन का, वो सोर्स से एनर्जी लेगा सारी और एनर्जी Q1 गेन करेगा। और कब तक एनर्जी गेन करेगा? जब तक मेरा वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 हो जाए तब तक वो एनर्जी गेन करेगा। सो एनर्जी गेन करेगा तो अंदर कोई गैस या वाटर वेपर है उसका क्या होगा? एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन ऐसे होगा कि उसका टेम्परेचर T1 मेंटेन रहे। सो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, तो इनिशियली मेरा गैस उसका वॉल्यूम है P1 V1, जो यहाँ पे है उसका वॉल्यूम है पहले मेरे पास P1 V1 है। फिर मैंने उसको रखा सोर्स पे। सो सोर्स से वो एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा? वो एनर्जी गेन करेगा तो वो एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि मुझे टेम्परेचर T1 कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। सो यू कैन राइट एज ए यहाँ पे मेरा वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा होगा P2 V2 और टेम्परेचर क्या होगा? T1। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है, उसको आप ऐसे ग्राफिकली ऐसे डिफाइन करते हो कि A से B तक जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज है A से B तक जाएगा। तो ये जो कर्व है, ये प्रोसेस उसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। सो इस फर्स्ट प्रोसेस में मेरा गैस इनिशियली वो एक्सपांड होगा। फिर उसने क्या किया, ये जो सिलेंडर है उसको उठा के रख दिया स्टैंड पे। अभी यहाँ पे तो कोई सारा, ये तो मेरा पूरा इंसुलेटर है, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, तो एनर्जी तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी एनर्जी तो Q1 की Q2 रहेगी, बट उसका क्या होगा? अडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। मतलब अडियाबेटिक एक्सपांशन तब तक होगा जब तक उसका टेम्परेचर फॉल होके T2 ना, तो वो धीरे धीरे गैस पहले हीट एब्जॉर्ब की, फिर वो हीट ट्रांसफर नहीं करा, पर वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। सो ये प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर का कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये P से C P3 V3 और उसका टेम्परेचर कम होके होगा T2 पे, तो अब तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे धीरे धीरे फॉल होगा। तो ये जो प्रोसेस है B to C का, उसको डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं अडियाबेटिक एक्सपांशन। फिर नेक्स्ट उसने थर्ड प्रोसेस लिया कि अभी नेक्स्ट उसने क्या किया, सोर्स स्टैंड, फिर ये स्टैंड को उठा के रख दिया सिंक, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ सिंक पे, ऐसे सोर्स स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे उसने फिर ये सिलेंडर को उठा के रख दिया सिंक पे, राइट। तो फिर अभी ये क्या होगा, सिंक पे वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे Q2 सिंक में रिलीज करेगा, और एनर्जी सिर्फ यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट उसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट आएगा। सो ये सोर्स और सिंक में क्या होगा, सोर्स से वो एनर्जी गेन करेगा, सिंक को एनर्जी देगा, बट उसका टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे T1 और इसके लिए T2। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आइसोथर्मल कंप्रेस होगा कि गैस धीरे धीरे अपनी हीट एनर्जी दे रहा है, सो गैस कंप्रेस होगा। तो ये आप दिखा सकते हो उसको C से D। तो D स्टेज जाएगा तब तक उसका होगा प्रेशर P4 और उसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी एनर्जी हो जाएगी Q2। तो ये जो थर्ड है C to D लाइन, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन।
ये C2 फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर मैंने पहले सोर्स, फिर स्टैंड, फिर सिंक, फिर मैं उठा के रख देती हूँ ये सिलेंडर को, अगेन फिर मैं स्टैंड पे रख देती हूँ। तो फिर स्टैंड पे रखती हूँ तो क्या होगा, फिर उसका टेम्परेचर, फिर अगेन मैंने उसको स्टैंड पे रख दिया, तो फिर वो अपने इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर में आने की कोशिश करेगा कि वो एनर्जी Q2 तो रिलीज हो गई, फिर वो ऐसा करेगा कि वो ऐसे जाए कि जहाँ पे उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़े बट वॉल्यूम उतना ही रहे। तो फिर ये जो प्रोसेस होगा उसका होगा, फिर नेक्स्ट होगा अडियाबेटिक कंप्रेशन। यहाँ पे उसका T1 T2 कांस्टेंट, फिर अगेन वो यहाँ पे आ जाएगा कि उसका टेम्परेचर T1 हो। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है उसको बोलते हैं adiabatic compression. So adiabatic compression is process where gas try to come back to its ओरिजिनल स्टेट। सो इस तरह से ये साइकिल पूरी चलती रहेगी, ए से बी से सी, फिर सी से सी, फिर ये वापस मैंने पहले सोर्स से स्टैंड पे रखा, स्टैंड से सिंक पे, फिर सिंक से स्टैंड पे, फिर वापस सोर्स से। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती ही रहेगी। तो ये जो साइकिल चलती है, यस मैम, वो ए से डी में टेम्परेचर T4 होगा कि T3? नहीं, वो टेम्परेचर तो उसका T1 T2 कांस्टेंट आएगा, फिर ए से डी में जाएगा तो वो तब तक टेम्परेचर उसका T2 से T1 तक पहुंचने का ट्राई करेगा। क्योंकि वो वो आइसोथर्मल है। तो भी हम आप देखते हैं कि ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए, P1 V1, T1 Q1, P2 V2, P3 V3, यहाँ पे है आपका T2 Q2। तो ये आपका है आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर अडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर अडियाबेटिक कंप्रेशन। सो फर्स्ट साइकिल ए से बी में जाने के लिए वर्क डन कितना होगा? फर्स्ट आपका जो आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V1 से V2 और PD, क्योंकि वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा है और मैं ऐसे प्रेशर में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। सो ये आइसोथर्मल में हम वर्क डन कैसे, ये जो पहले वो दो करवाए हैं आपको वर्क डन, आइसोथर्मल और अडियाबेटिक, 2.203 RT वाला। सो मैंने 2.203 यहाँ पे एज ए कांस्टेंट लिया, तो क्या होगा आपका RT log V2 by V2/V1। सो यहाँ पे मेरा T क्या है A से B जाने के लिए, T1, राइट। सो ये मेरा W1 हो जाएगा वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर मेरा अडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? अडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए वर्क डन W क्या था अडियाबेटिक के लिए? 1/, गामा माइनस R माइनस ओमेगा P2, यस T2 minus T1, यस फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मेरा हो जाएगा वर्क डन W2 गामा -1। फिर ये A से B हो गया, फिर B से C, अभी फिर से मेरा प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल के लिए वापस से मेरा वर्क डन W3 क्या होगा? R, फिर T मेरा क्या है उसके लिए? T2 एंड मेरा लॉग क्या होगा? यहाँ पे क्या है? P4 V4, so it will be V4 by V3। हेलो मैम, यस मैम यहाँ 1/ओमेगा -1 R T1 - T2 आएगा ना? yes ma'am। ओके, T1 - T2 राइट। That's right।
ओके, सो ये क्या होगा, आर T2 फिर माइनस करके मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ log V3/V4, राइट? ओके, और फिर नेक्स्ट मेरा B से A जा रहा है अडियाबेटिक कंप्रेशन। तो मेरा अडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए वर्क फॉर W4 क्या होगा, गामा -1 क्या होगा, R। अब यहाँ पे क्या आएगा, बोलो इसके लिए क्या है, R T1, इधर T1 से यहाँ पे T2 आया तो T1 - T2, यहाँ पे T1 और यहाँ पे क्या है, फिर हम T2 से T1 T2 जा रहे minus हैं, T1 यस। तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस R T1 - T2, लिख सकती हूँ W4 को ऐसे, यस यस। मैम। अभी आप देख सकते हो कि आपका W2 और W4 उसकी क्वांटिटी सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन अलग है। मेरा W2 ऐसे हो रहा है और W4 ऐसे हो रहा है। सो अगर मैं ये पूरे साइकिल के लिए नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, ये पूरे साइकिल के लिए अगर आप ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी योर एरिया, ABCD उसके अंडर का ये जो इतना एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो आप देख लो कि ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा पूरी साइकिल के लिए, W1 + W2 + W3 + W4। सो मेरा W2 और W4 सेम अमाउंट बट इन ऑपोजिट साइन, सो मेरा W2 और W4 कैंसल हो जाएगा। सो मुझे नेट वर्क डन क्या मिलेगा, W1 और W3। सो यहाँ पे W1 और W3 वर्क डन किस प्रोसेस से मिलते हैं, आइसोथर्मल। सो यस, नहीं, W1 और W3 आइसोथर्मल प्रोसेस से वर्क डन मिलते हैं। सो योर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। Okay, so my net amount of work done will be W1 plus W3. So और net amount of work done कार्नोट साइकिल के लिए क्या है, Q1 - Q2, जितना भी हिट, जो भी हिट एब्जॉर्ब किया और हिट रिजेक्ट किया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी माय नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो Q1 - Q2 इज इक्वल टू W1 plus W3। सो मेरा W1 क्या था, RT1 log V2/V1 minus RT2 log V3/V4। So now you can say that ये जो मेरा पूरा साइकिल है ABCD, so यहाँ पे A and D both are in same adiabatic line. So I can write as T1 V1 gamma -1 which is equal to, इसके लिए क्या है, यहाँ पे P1 V1, यहाँ पे P2 P4 V4 और टेम्परेचर यहाँ पे है T1, यहाँ पे है T4। So I can write as V4 gamma -1 because A and D both are lying in same adiabatic line. मैम डी के पास T2 टेम्परेचर आएगा ना? Yes, D के पास temperature will be T2. Yes, volume V4 but temperature will be T2. So you can write as T2/T1 is equal to V1/V4 gamma -1. Says equation number 8. Similarly, you can write as मैम ये पावर गामा -1 क्यों आया V1 के ऊपर? ये एक इक्वेशन है जो पहले अडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ऐसे लिया था, PV गामा P न्यू रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो जो पहले लास्ट लेक्चर में वो वर्क डन करवाया था। तो ये इक्वेशन है, उसका प्रूफ नहीं है आपके लिए बट दिस इज इक्वेशन दैट गामा -1 ऐसे लिया हुआ है। सो फॉर Ma'am, बी, यस, ये भी कांस्टेंट होगा। क्या
T1 V1 गामा माइनस 1 भी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा. yes yes that also will be equal to some constant value. so same adiabatic line पे है A और D. so उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो गामा माइनस 1 या कांस्टेंट आप गामा भी लिख सकते हो. so for B and C you can write as यहाँ पे B के लिए टेम्परेचर B पे क्या है T1 और C पे मेरा टेम्परेचर है T2. पर B के लिए मेरा वॉल्यूम है V2 गामा माइनस 1 देन T2. C पे मेरा वॉल्यूम है V3 गामा माइनस 1. सो यहाँ पे मैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा V2 बाई V3 गामा माइनस 1. सो इक्वेशन A and B both are equal to T2 by T1, so I can write as V1 by V4 gamma minus 1 which is same as V2 by V3 gamma minus 1. So that power will be cancelled out. So V1 by V4 is equal to V2 by V3. So आप ऐसे लिख सकते हो V1 V2 by V1, ये मैं V1 को इस साइड ले रही हूँ और V3 को इस साइड, so V3 by V4. So V2 by V1 is same as V3 by V4. So ये मैं इसमें रख सकती हूँ. So I can write V3 by V4 as V2 by V1. So my equation will become W is equal to R T1 log V2 by V1 minus R T2 log my V3 by V1 which is same as V3 by V4 which is same as V2 by V1. So I can write as R T1 minus T2 log V2 by V1. So this is my total work done because of Carnot cycle, right? So now efficiency of Carnot cycle, how we will define? Efficiency eta which is same as total work done which is Q1 minus Q2 equal to W divided by heat absorbed by the Carnot machine. So what is my W net work done? R T1 minus T2 log V2 by V1. और हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब फर्स्ट जो A से B जा रहा है उधर से हीट एब्जॉर्ब आइसोथर्मल प्रोसेस में Q1. सो Q1 विच इज सेम एज W1. जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ही वर्क डन होगा. सो मेरा W1 क्या था? RT1 log V2 by V1, राइट? सो ये log और ये R that will be cancelled. So T1 minus T2 divided by T1. So efficiency of Carnot cycle you can say that which is equal to eta which is equal to 1 minus T2 by T1. So efficiency of a Carnot cycle depend on final and initial temperature. मैम Yes. मैम लास्ट लेक्चर के नोट्स आपने अपलोड नहीं किए था ना? किए हैं. यस मैम, नहीं किए मैम. अरे वो हैंड रिटन नोट्स किए हैं बट बाकी अगर कोई पीपीटी से कुछ रह गया होगा तो वो मैं देख लूँगी. बाकी अप टू लास्ट लेक्चर तक मैंने कर दिया. एक फोल्डर बनाया है मैंने, एक आपके वो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 1 करके एक फोल्डर बनाया है. उसमें मैंने पहले के भी सारे नोट्स और लास्ट लेक्चर के, हाँ लास्ट लेक्चर का नोट सब कुछ अपलोड कर दिया है. तो वो एक बार चेक कर लेना कि आपको फिर बार बार देखना ना पड़े. तो उस फोल्डर में आपको सारे पहले से अब लास्ट लेक्चर तक के नोट्स मिल जाएंगे. ओके मैम. ओके. सो अभी आप देखो कि मेरा ईटा इज एफिशिएंसी इज गिवन एज 1 minus T2 by T1. नाउ इफ आई टेक T1 इज माय टेम्परेचर फॉर सोर्स और T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक. सो इफ आई टेक सिंक उसका टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 0. सो मैं ले लेती हूँ कि मेरा सिंक एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 0 पे है. तो मेरे ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट? सो ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. उसका मतलब कि कार्नोट मशीन की एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम. बट ये कब पॉसिबल होगा? इन
आइडियल केस, क्योंकि इन प्रैक्टिकल मशीन कोई भी सिंक या कोई भी जो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो लाना पॉसिबल नहीं है. सो कार्नोट मशीन की एफिशिएंसी नेवर कैन बी 100%. सो अगर मैं T2 जीरो, तो ये कि अगर T2 कभी भी जीरो लाना पॉसिबल नहीं, इफ मैंने सिंक का टेम्परेचर T2 जीरो ला दिया तभी मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है, उसके अलावा नहीं. फिर एक और सेकेंड केस ले लो कि इफ माई T1 इज सेम एज T2, तो क्या होगा? जीरो जीरो एफिशिएंसी. दैट मीन भी मेरा जो मशीन है वो वर्क नहीं कर रहा. इसका मतलब कि मैं सोर्स और सिंक दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख दूं तो फिर मशीन वर्क नहीं करेगा. तो मशीन वर्क करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? जो मेरा सोर्स है वो हायर टेम्परेचर और जो मेरा सिंक है दोनों के बीच कोई टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी मेरा मशीन वर्क कर सकता है. फिर अगर मैं ऐसा कुछ एक और कंडीशन ले लूँ कि मेरा जो मशीन है यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्नोट एंजिन में सोर्स से एनर्जी गेन कर रहा है और सिंक में एनर्जी रिलीज कर रहा है. अब अगर मैं ऐसा ले लूँ कि वो सिंक से एनर्जी गेन कर रहा है और सोर्स में रिलीज कर रहा है, उल्टा ले लूँ, सोर्स से सिंक की जगह पे ये सिंक से सोर्स में वर्क कर रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल होगा कि अगर वो सिंक से एनर्जी गेन करेगा और सोर्स पे रिलीज करेगा, ये कार्नोट मशीन से उल्टा होगा कि मेरा वो T2 मेरा हाई होगा और T1 मेरा लो होगा. तो ये जो प्रिंसिपल है ये होगा आपका रेफ्रिजरेटर, जो कार्नोट मशीन से उल्टा वर्क करेगा वो होगा मेरा रेफ्रिजरेटर मशीन. ओके, सो ये जो पूरा कार्नोट इंजन, इसमें जो चारों प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये चारों प्रोसेस वेरी स्लोली होती है. बहुत ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, कैसे नहीं फटाफट से P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम फटाफट V1 से V2 हो गया, ये सारी प्रोसेस होने में टाइम लगता है. तो इसीलिए ये प्रोसेस स्लोली होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. तो प्रैक्टिकल में ऐसा कोई भी मशीन है नहीं कि जो ये कंडीशन डिराइव करे कि मेरा सिंक जीरो टेम्परेचर पे या तो मेरा सोर्स जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे सकता है और सिंक मेरा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट गेन कर सकता है. ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है. सो ये सिर्फ कार्नोट मशीन आइडियल और थ्योरेटिकल मशीन है. अब अगर ठीक है मेरा, यस मैम, कार इंजन एक रियल लाइफ हीट इंजन है क्या? कार इंजन, यस, बट फिर भी मैम उसकी तो उसमें एफिशिएंसी क्या? मैम कार इंजन एक हीट इंजन है तो उसमें सिंक क्या होगा? उसमें जो सिंक वो होगा कि एनर्जी वो क्या होता है, धुआं निकलता है पीछे से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा कुछ, या फिर गर्म होता है उसका मशीन अगर यस आप, मैम. तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है वो सिंक होता है. आप उसमें कुछ पेट्रोल या कुछ डालते हो, वो आपका वर्किंग सब्सटेंस होगा. फिर आप उसको स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, उससे वो एनर्जी गेन करेगा, फिर वो कार चलती है तो ये पूरा मैकेनिकल वर्क हुआ और ये मैकेनिकल कार, वर्क. यस, फिर वो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद कार का फिर वो बॉनेट या कुछ ओपन करते हो तो वो गर्म होता है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है. अगर वो गर्म नहीं होता, उसका मतलब कि अगर वो उसका टेम्परेचर एकदम से लो जीरो ले लो तभी आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो जो एनर्जी रिलीज, तो कुछ भी एनर्जी, ये प्रैक्टिकल मशीन में वही होता है, वो एनर्जी गेन करता है और फिर एनर्जी मैकेनिकल वर्क करके बाकी की एनर्जी रिलीज करता है. अब अगर मेरा जो प्रैक्टिकल मशीन है, मुझे ऐसा करना कि मैं उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा तो गेन नहीं कर सकती, बट मुझे उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी हाई करनी है. ऐसा कुछ है कि जितनी है उससे मुझे कुछ बड़ा नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब अगर मैंने T1 की क्वांटिटी ज़्यादा रख दी और T2 मैंने लो रख दिया कि मैं सोर्स को थोड़ा हाई टेम्परेचर पर रख दूँ और T2 मेरा लो रख दूँ, तो ये क्या होगा, ये T1 हाई होगा और T2 लो होगा, तो ये जो पूरा T2/T1 क्या होगा, कम होगा, लेस देन. हाँ कम होगा. तो ये कम होगा तो फिर उसको 1 से माइनस करेंगे तो वो क्वांटिटी क्या होगी, 1 से माइनस करके
पॉइंट सी, हाँ तो वो लेस देन, Efficiency. ओके सो पहले इनिशियली देख लो कि मेरा T2 कुछ है 50 पे और मेरा T1 है 100 पे। अब अगर मैं मैम ऐसा, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन या सेल्सियस? अब डिग्री सेल्सियस केल्विन किसी में भी, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। ज़्यादातर तो सेल्सियस में ही लेते हैं, बट एग्जाम्पल प्रोसेस में कुछ वो दोनों टेम्परेचर जो भी लो आप T2 और T2 वो सेम यूनिट में लेना चाहिए, अगर सेल्सियस या केल्विन में। तो सपोज मेरा T2 है 50 और T1 है 100। अब मैं करती हूँ T2 25, सिंक का टेम्परेचर मैंने कम कर दिया और मैंने T1 बढ़ा के कुछ कर दिया 150। सो इनिशियली मैं देखूंगी कि मेरा क्या होगा 1 अपॉन, ये कितना होगा 1/2। तो ये 0.5 तो अगर मैंने सोर्स का टेम्परेचर कम कर दिया तो ये कितना होगा 25/150। करके बताओ कितना हो रहा है। by 6 0.1 कितना? 5/6 5/6 आएगा मैम आंसर। हाँ तो ये जो भी होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा मैम। यस 0.5 यस, सो कम होगी तो वो 1 से उतना कम माइनस होगा इससे, ये 0.5 से तो कुछ कम ही होगा उसका। सपोज मेरा 0.2 आ रहा है तो ये कितना होगा 0.8। तो अगर मैंने T1 मेरा सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ या तो फिर सिंक का टेम्परेचर कम कर सकती हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी मैं बढ़ा सकती हूँ कोई मशीन की। बट एफिशिएंसी आप कितना बढ़ा सकते हो कि वो कार्नोट इंजन से ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकती, कि कोई भी मशीन या आइडियल या प्रैक्टिकल मशीन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि एफिशिएंसी क्या है। मैम यस, मैम इसलिए कार में कूलेंट का यूज करते कि T2 का टेम्परेचर T1 से ज्यादा ना हो जाए। यस, इसीलिए सिंक को लो टेम्परेचर पे रखते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। उसको जितना भी उसका टेम्परेचर, वो सिंक है उसका टेम्परेचर कम करते हैं ताकि वो जल्दी से जितना हीट रिलीज कम हो सिंक में और उसकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक का मैं आपको नोट्स दे दूंगी। सो कल आपका नकुल सर का क्लास है ना, टुमारो? यस यस, सो यस, सो कल, फ्राइडे यस कल थर्सडे आपका नकुल सर का लेक्चर होता है ना आपके कोर 1 में? अभी नहीं मैम, क्या? फ्राइडे को है। तो कल किसका है? फ्राइडे को कल नकुल सर का। हाँ तो कल नकुल सर का जो क्लास है वो मैं लेने वाली हूँ। यस, तो कल का क्लास भी मैं लेने वाली हूँ। सो आज हमने वो जो पूरा कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन पढ़ा, तो उसके बेस पे उसके कल मैं एग्जांपल करवाऊंगी कि कार्नोट इंजन के अगर आपको कुछ T1 और T2 दिया हुआ है तो एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो फिर एफिशिएंसी आपको दी हुई है, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है और बोला कि सिंक का टेम्परेचर फाइंड करो। सो वो जो सारे एग्जाम्पल है वो हम करेंगे। ठीक है, सो कल का लेक्चर मैं लेने वाली हूँ आपके लिए। हेलो मैम आप नोट्स Yes. अभी शेयर कर दें। यस, मैम कल अभिषेक सर का है, यस, कल अभिषेक सर का लेक्चर है। ठीक है, जिसका भी हो, अभिषेक सर या नकुल सर, बट कल का लेक्चर मैं लेने वाली हूँ आपकी बैच के लिए। ओके, ओके तो ये पूरा हमने आज जो किया उसका कंटिन्यूअसली कल करवाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। ओके, चलो, बाय।